यस, प्रस्तुत पाठ एक पत्र विधा है जिसमें दादाजी पल्लवी को पत्र लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पत्र लिखने के लिए ऊपर किसका पता होता है? जो पत्र लिखने वाला होता है, ठीक है ना। जो पत्र लिखने वाला होता है तो उसके स्थान का, कि वो किस जगह से लिख रहा है, उसका एड्रेस आता है। तो कहाँ से लिख रहे हैं दादाजी? देखिए, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 11/0003, 25 अगस्त। अब वो 2000, यानी अब वो कब पत्र लिखे इसका कुछ नहीं है। हम अभी यहाँ पर 2020 भी लिख सकते हैं, उन्होंने 2019 में लिखा तो 2019 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 2020 कर देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? 2020। फिर प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। दादाजी बोल रहे हैं कि प्रिय पल्लवी अपने छोटों को हमेशा प्रिय, स्नेही ऐसे शब्द प्रयोग में लेते हैं पत्र लिखते समय। और बड़ों को यदि हम पत्र लिखते हैं तो आदरणीय लिख के फिर हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि प्रणाम। हम उनको क्या बोलते हैं? प्रणाम। और यहाँ पर प्रिय पल्लवी सदा खुश रहो, दादाजी अपनी पोती को खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए पत्र लिख रहे हैं कि तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। फर्स्ट लाइन यही लिखती हूँ। कोई भी पत्र लिखता है तो सामने वाला यही लिखेगा फर्स्ट लाइन कि तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ। हर्ष मतलब भी खुशी, प्रसन्नता, कि तुम में नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। ये ललक यानी जिज्ञासा, यानी बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। अब उस पत्र में पल्लवी ने लिखा कि जो भी मेरे अंदर जिज्ञासा है, जो भी मुझे पूछना है, मैं आपको पत्र लिखकर हमेशा अपने सवालों के जवाब मांग लिया करूँगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा। जिज्ञासा यानी किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। तो तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्रों को पढ़कर मैं भी अपने बचपन के दिन याद कर लूँगा। कौन बोल रहे हैं? दादाजी। किससे बोल रहे हैं? पल्लवी से। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। साक्षात पल्लवी सामने नहीं है। जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, यानी पल्लवी की आदत भी सेम दादाजी की तरह है। दादाजी क्या है? वैज्ञानिक। चलो अब तुम्हारी इस बार की जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ। अब पल्लवी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो दादाजी बोलते चलो इस बार मैं तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। अन्यथा यानी नहीं तो। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं पल्लवी कि विज्ञान में मुझे तुम्हारी ही तरह बचपन से गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक भी बना। यानी दादाजी क्या है? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक कब बन सकते हैं? यदि हमारे विज्ञान में रुचि हो, इंटरेस्ट हो तो। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी यह ओजोन का कवच क्या होता है? अब पल्लवी ने क्या प्रश्न पूछा कि दादाजी यह ओजोन का कवच क्या होता है? इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? अब ये ओजोन की परत क्या है और इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो सुरक्षा कवच मैंने आपको पहले भी बताया। सुरक्षा कवच यानी सुरक्षा के लिए जो आवरण कवच पहनते हैं,
जो कि कोई भेद नहीं सकता है, वो है सुरक्षा कवच। तो क्यों है, ओजोन को क्यों कहते हैं? पल्लवी, मैं समझ गया, तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। दादाजी बोलते कि मैं समझ गया हूँ, मुझे पता चल गया कि तुम्हें अचानक ओजोन परत की याद क्यों आई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ओजोन की परत में छेद हो गया है। हो गया नहीं है, हो रहा है। अगर ओजोन की परत में छेद हो गया होता तो आज ये सृष्टि नहीं होती, कभी की जलकर राख बन गई होती। तो वो पतली हो रही, उसकी लेयर कमजोर पड़ रही है, वह कमजोर पड़ रही है, यह बड़ी चिंता का विषय है। अगर ओजोन की परत कमजोर पड़ रही है, पतली हो रही है, तो यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? मेरा अनुमान ठीक है ना? और तुम्हें यह भी जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 16 सितंबर। प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझाने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। अब ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसको समझना होगा? वायुमंडल। क्यों वायुमंडल को क्यों समझना? क्योंकि वायुमंडल के अंदर ही ये परतें पाई जाती है। अब वायु परतें पाई जाती है तो ये वायुमंडल है क्या चीज, पहले उसको समझेंगे, जब भी पता चलेगा कि ओजोन क्या है। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है। ओ पल्लवी क्या बोलती है कि दादाजी आप मुझे वायुमंडल समझाना चाह रहे हो, लेकिन दादाजी बोलते कि तुम अगर मेरे सामने होते तो यही कहती कि क्या दादाजी, एक वायुमंडल के बारे में मैं नहीं जानती। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत है ना, उसी में तो हम सांस लेते हैं। इसी वायुमंडल के अंदर हम सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, उसी के अंदर सारी परतें पाई जाती है। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? अब दादाजी सबसे पहला क्वेश्चन है कि पल्लवी तुम मुझे बताओ, सबसे पहले तो हमें ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? वायुमंडल को। अब वायुमंडल को समझने के लिए पल्लवी से प्रश्न करते हैं कि सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि वायुमंडल है क्या? तो पल्लवी क्या बोलती है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? रजाई की तरह जो आवरण है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं वही वायुमंडल है। तो अब बताओ कि वायुमंडल में जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो पल्लवी, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। दादाजी क्या बोलते हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूं। जब भी दादाजी का, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे सामने हो, और ऐसे प्रश्न पूछता हूं जैसे कि तुम मेरे सामने ही बैठी हो। ठीक है? हाँ, तो चलो मैं ही बताता हूं। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती है। मुख्य रूप से तो दो गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है? नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21%, यानी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। परंतु यह तो कितनी हुई? सिर्फ 99%। बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गन
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती। अब देखिए 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, टोटल कितनी हुई? 99%, है ना। तो अब हमारे पास कितनी बची? 100% के अंदर सिर्फ 1% बचा और 1% के अंदर इतनी सारी गैसें हैं, है ना। तो इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। दादाजी क्या बोले? मैंने इतने नाम बताए, लेकिन इन सब के लिए तुम घबराना मत कि ये अनजाने और अलग अलग से नाम क्या है। हमें तो अभी सिर्फ क्या पढ़ना है? ओनली ओजोन गैस के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। अब दादाजी सारी परतों के बारे में बता रहे हैं, यानी हमारे वायुमंडल में जो परतें हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पल्लवी, यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है, और वायुमंडल की वह परत कहलाती है समताप मंडल, या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, ओजोन परत, ओजोन कहाँ कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है, और वो परत कौन सी है? वो परत कहलाती है समताप मंडल, यानी अंग्रेजी में अगर हम बोले हैं इंग्लिश में तो स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछो कि दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात करते हो, है ना। पल्लवी क्या बोलती कि दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हो, उससे नीचे और ऊपर क्या है? अब पल्लवी पूछती कि दादाजी उससे नीचे और उससे ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसके 5 परतें हैं। जिस वायुमंडल को पल्लवी रजाई कह रही थी उसके कितनी है? 5 परतें। तो पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर, तब 15 किलोमीटर ऊपर तक क्या है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या फिर मेसोस्फियर। 40 से 80 किलोमीटर के अंदर कौन सा मंडल है ये? मध्य मंडल या फिर मेसोस्फियर। और 80 से 300 किलोमीटर तक ताप मंडल या फिर थर्मोस्फियर। 80 से 300 किलोमीटर के तक कौन सा मंडल है? ताप मंडल, या फिर हम इंग्लिश में बोले तो थर्मोस्फियर। और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फियर। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती, पतली, एकदम हल्की, बिल्कुल हल्की हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष, बिल्कुल खुला आसमान। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती है। ये तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि सूर्य से जो तेज प्रकाश आता है उसमें सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें, यानी कि आप इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हो, अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उनसे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मैंने आपको अभी बोला कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको यदि नुकसान हो रहा है, पराबैंगनी किरणें यदि सीधी धरती पर आ जाए तो हमारी धरती चंद मिनट में ही राख के ढेर में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम फिक करके हंस दोगी। दादाजी क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं तो ये सोचकर, ये सुनकर तुम एकदम मुंह पर हाथ रखकर फिक करके हंस दोगी। पिछली बार
जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। अब तुम मुझे बोलोगे कि सूर्य की जो किरणें आती है वो हानिकारक है, पराबैंगनी किरणें, लेकिन क्या हुआ, पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तब मैंने ये भी कहा था कि सुबह सुबह सूरज की जो धूप होती है उसको आपको सेकनी चाहिए, सुबह सुबह की धूप में हमें बैठना चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है ना, और हड्डियाँ मजबूत होती है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे ज़रूर मुँह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुँचती है वे हल्की होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह सुबह की जो प्रकाश आता है सूर्य का, उसमें जो वायुमंडल की जो पराबैंगनी किरणें होती है वो परत बहुत मोटी होती है ना, तो उसकी जो किरणें होती है वो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होती है। तो सीधी नहीं आती है, हल्की आती है। चक्कर में पड़ गई ना, वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक और वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती, और जो तेज पराबैंगनी किरणें होती है उसको क्या करती, समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती। कौन? ओजोन की परत। इसलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। आई बात समझ में? प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उनसे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई साल से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, यह परत कमजोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी। अगर ओजोन की परत कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा, तेज पराबैंगनी किरणें वो सीधी कहाँ आने लग जाएगी, धरती पर। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है। अब सीधी पराबैंगनी किरणें आएगी तो क्या होगा, जलने लग जाएगी और लोगों को चमड़ी का यानी स्किन कैंसर होने लग जाएगा, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं इस परत को बचाओ। किस परत को? ओजोन की परत को बचाओ। ओजोन की परत को बचाएंगे तो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी धरती पर नहीं आएगी, और सीधी धरती पर नहीं आएगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो ये क्या है, ये ओजोन को सुरक्षा कवच बताया गया है। सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको, यानी जो रसायन इस परत को कमजोर कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करो। अब वो रसायन कौन से, वो आपको बताते हैं। रसायन पढ़कर तुम ज़रूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन है। यह भी बता रहा हूँ, इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन से रसायन इस ओजोन परत को कमजोर कर रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे इतना बड़ा नाम, चलो इनका छोटा नाम याद कर ले, CFC। ठीक है, CFC। इनके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं, उर्वरक मतलब खाद, खेत के अंदर जो रासायनिक खाद डालते हैं उनसे वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान करते हैं। कौन कौन? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, और खेतों में रासायनिक उर्वरक, ये क्या कर रहे हैं, ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हवाई जहाज से जो निकलने वाली गैस है वो भी नुकसान पहुंचा रही है ओजोन परत को। तो पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं और वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु
बनाती हैं। और ये क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं, ठीक है ना। तो वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ओजोन को तोड़कर किस में बदल लेते हैं, ऑक्सीजन के अंदर। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। हमारी ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन से रसायन से हो रहा है, CFC। तुम सोच रही होगी ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से हैं? तो समझ लो ये हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रीज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का उपयोग हम जितना ही कम करेंगे, ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। यानी कि CFC गैस का प्रयोग, CFC रसायन का प्रयोग हम जितना कम करेंगे उतना ही हमारी ओजोन की परत है वो मजबूत रहेगी। और CFC रसायन किस में पाया जाता है, फ्रीज, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिक जो कलपुर्जे होते हैं उनकी सफाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे स्प्रे करने वाली चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि डीओ वगैरह में। तो ये क्या है, ये हमें हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा रही है और ओजोन की परत को भी कमज़ोर कर रही है। तो ओजोन का सुरक्षा कवच उतना ही मजबूत रहेगा। तुम सोचोगी कि AC और फ्रिज कैसे चलेंगे अगर हम इन रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम AC और फ्रिज का प्रयोग कैसे करेंगे। और आजकल AC और फ्रिज तो पहले चाहिए। तो उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं। पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों करें सभी देश, क्योंकि अगर ओजोन की परत को नुकसान होगा, पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आएगी तो क्या होगा, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सूरज कभी भी देश को देख के रोशनी नहीं देता है। पराबैंगनी किरणें कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं भारत में रहूं या पाकिस्तान में रहूं या श्रीलंका में रहूं या बांग्लादेश में रहूं, वो तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। तो बचाने की कोशिश करें ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में न पड़े। सभी देश इसको बचाने की कोशिश में। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया, इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में ज़रूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही, है ना। तुम्हारे प्यारे दादाजी श्री देवेंद्र मेवाड़ी।